हेलो मैडम, कैसी हो? कहाँ की मैडम? क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और एकदम अच्छा वाला स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। बस, ये है मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप। इस ऐप में पेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर कीज, एनसीईआरटी की बुक्स और हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। और तो और स्टडी मटेरियल के वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी टेंशन ही मिटा दी। अभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करती हूँ। आप भी डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप, और करें तैयारी टेंशन फ्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग करने वाले हैं आज अपने मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज की क्लास में 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर सेशन आपको पसंद आया था कल का, तो आज का भी सेशन पसंद आएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। ऑनलाइन की जो शिफ्टें हुई थी पिछली बार या फिर उससे पिछली बार, उनमें ये क्वेश्चन लगातार देखने को मिले थे। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के पास में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है आज का। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। लिखा है कि उपलब्ध परीक्षण एवं दैनिक परीक्षण में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन लिखा है उद्देश्यों का, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रकृति का, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है कठिनाइयों के स्तर का, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोगों को करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बेसिक लेवल के हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। उपलब्ध जो परीक्षण किया जाता है, उपलब्ध परीक्षण और जो दैनिक परीक्षण होता है, इनका जो अंतर होता है वो क्या होता है, उद्देश्यों का रहता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। उपलब्ध परीक्षण करने का और दैनिक परीक्षण करने का अंतर होता है उद्देश्य का। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था, उनका सबका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। लिखा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। कहने का मतलब है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो सर्वाधिक प्रभावशाली रहने वाली है। पहला ऑप्शन है आ प्रक्षेपित, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा ऑप्शन लिखा है प्रक्षेपित, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सर्वाधिक प्रभावशाली रहने वाला है पढ़ाने के लिए। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। जब हम किसी बालक को कुछ पढ़ाते हैं, अगर हम उसको कल्पनाशील तरीके से पढ़ाएंगे, बता देंगे कि एक राजा हुआ करता था, रानी हुआ करती थी, तो इस प्रकार से बताने से उसकी समझ में हो सकता ना आए। लेकिन अगर हम उसको प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखाएंगे कि ये हमारे पास 4 पत्ते हैं, इनमें से हमने 2 पत्तों को हटा लिया, अब हमारे पास कितने बच गए। तो प्रत्यक्ष बच्चा देख रहा है कि 2 पत्ते हटाने के बाद में 2 पत्ते बच गए, यानी कि 2, 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचते हैं। तो प्रत्यक्ष जो अनुभव रहता है वो हमेशा उनको याद रहता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा, प्रत्यक्ष अनुभव। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि अध्यापक अध्यापक का नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है योजना, दूसरा ऑप्शन लिखा है मार्गदर्शन, तीसरा ऑप्शन लिखा है शिक्षण और चौथा ऑप्शन लिखा है बजट बनाना। योजना की अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो हर एक शिक्षक एक योजना बनाता है कि हमें कहाँ से अपना सिलेबस शुरू करना है, पहले दिन हमें विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, फिर धीरे धीरे हमें किस प्रकार से विद्यार्थियों को एक लेवल तक लेकर के जाना है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मार्गदर्शन, तो शिक्षक का कार्य ही होता है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दिखाना, सही पथ दिखाना। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण, तो शिक्षण भी टीचर का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है, योजना बना रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो अधूरा जब तक वो शिक्षण नहीं देगा। जबकि चौथा ऑप्शन है बजट बनाना, तो बजट बनाने का कार्य अध्यापक का नहीं है। बाकी योजना बनाना, मार्गदर्शन करना और शिक्षण करना ये सभी कार्य हैं। और हमसे पूछ कर रहा है कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है, तो बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने किया था तो आप लोगों का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा कि हिमांशी मैम की क्लासें कब से होंगी। बहुत ही जल्द हिमांशी मैम की क्लासें शुरू होने वाली हैं और आप लोगों का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा ही करा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं उन लोगों ने
एक मतलब कि कोर्स, पेड कोर्स जो होती हैं, क्लासें होती हैं, उनको शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर आपको उनकी पूरी क्लासें ना मिल पाएँ और आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण ना हो पाए। लेकिन हमारे इसी चैनल पर आपको हिमांशी मैम की संपूर्ण क्लासें आपको मिलने वाली हैं, जिससे आपका सीटेट पास करने के लिए सिलेबस संपूर्ण कराया जाएगा और हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके साथ-साथ में हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल फ्री में मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आप लोग अपनी आईडी, लॉगिन, पासवर्ड बना कर के प्रीवियस ईयर के पेपर और बाकी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की, उनको निःशुल्क ही पढ़ सकते हैं। और हिमांशी मैम के जितने नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर में दिए गए या फिर इस साल जो दिए जाएँगे, सभी वहाँ पर ऐड कर दिए जाएँगे, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, अन्य सारी सुविधाएँ भी वहाँ पर दी गई हैं, जिससे कि जिनको पेड नोट्स खरीदने हैं, बहुत ही कम कीमत में खरीदने हैं, बिल्कुल ₹100 में, ₹150 में उनके लिए हर सब्जेक्ट के अलग-अलग नोट्स भी बनाए गए हैं। तो अगर आपको घर बैठे सीटेट पास करना है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिएगा। लिखा है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह है। पहला ऑप्शन लिखा है विभाजनात्मक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन लिखा है उपादान अवस्था में, तीसरा ऑप्शन लिखा है संक्रियात्मक अवस्था में, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है परिणात्मक अवस्था में। सभी लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कोई एक शिक्षार्थी है जो कि पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह किस प्रकार का बालक है, आपको यह बताना है किस अवस्था में है। तो इसका आंसर कर लीजिए सभी लोग, एक बार बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया तो बिल्कुल सही है, वह हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वैन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के डॉट डॉट पर हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग ये बताइए कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं वो कौन सी क्लास के होते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के। इसके साथ में आगे दिया गया है कि दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है मानसिक चित्रण स्तर पर, दूसरा ऑप्शन लिखा है विश्लेषणात्मक स्तर पर, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अनौपचारिक निगमन पर, और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है निगमन स्तर पर। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? मानसिक चित्रण स्तर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिक चित्रण स्तर। इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है सीटेट के एग्जाम में। कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको मैथ्स पेडागोजी में इस प्रकार के। क्वेश्चन अगला है आपका, इसको पढ़िए और आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, कई बच्चों को 44 यानी कि 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। चाहे भले ही संख्याएं चेंज हो जाएं, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन लिखा है उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही कर देंगे, या फिर ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे, या फिर उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, या फिर उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संख्या चेंज रहती है, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम ही रहने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था, उन सबका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही कर देंगे, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि जो हमने किया था वो सही किया था या फिर गलत किया था। हो सकता है कि छोटी-मोटी गलती हो गई हो और हमारे जो गुरुजी हैं या फिर जो हमारे शिक्षक जी हैं, उन्होंने सही कर दिया है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। तो इससे क्या होगा? इससे बच्चा नकल ही मार लेगा उनका, और क्या करेगा? नकल करने के बाद में लिख देगा वो भी 44। उसके समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये 44 क्यों लिखा गया है, या फिर 404 क्यों नहीं लिखा गया है, या फिर उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। तो बालक को जब तक आप स्वयं कुछ नहीं बताएंगे, बच्चा
कहाँ जा कर के उस क्वेश्चन का सही उत्तर पता कर लेगा। तो आपको खुद उसको ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि गणित को कम करने का कारक बन सकता है। पहला ऑप्शन है जेंडर, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा ऑप्शन है गणित की प्रकृति और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति की क्षमता। फटाफट आंसर करिए सभी लोग। ऐसा कौन सा कारक हो सकता है कि बच्चे को गणित कम आती हो या फिर कमजोर हो गणित में वो? तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की मैथ्स क्या हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है और अच्छे लेवल की हो सकती है। गणित की प्रकृति इस प्रकार की नहीं है कि बच्चे को ना आए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्ति की क्षमता। तो हमें किसी की क्षमता का आकलन हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं कि ये पढ़ पाएगा या फिर नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, वहाँ से आया हुआ जो बालक होता है उसके ऊपर गणित सीखने का, जल्दी सीखने का, देर से सीखने का ज़रूर प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई बालक ऐसा है जिसके यहाँ व्यापार चलता है और थोड़ा बहुत वो भी अपने पापा के पास जाकर के बैठता है, जिससे कि दुकान ही चल रही है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान लेने आया, 7 रुपए के उसने सामान लिया और 10 का नोट दे दिया, तो उसके पापा ने उसको 3 रुपए वापस कर दिए। बालक देखता रहा बैठे-बैठे, उसके समझ में आ गया कि अगर कोई 10 का नोट देता है तो 7 रुपए का सामान लेगा तो हमें उसे 3 रुपए वापस देने हैं। तो इस प्रकार से उसकी मैथ धीरे-धीरे स्ट्रांग हो जाती है। तो ये होती है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय आप लोग जानते ही हैं 1 से लेकर के 5 तक क्लासें होती हैं, उनको हम प्राथमिक क्लासें कहते हैं। आगे लिखा है कि ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, दूसरा ऑप्शन लिखा है संरक्षित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन लिखा है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्या सही आंसर रहने वाला है? उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अवसर देना जहाँ पर होगा छात्रों को स्वयं करने के लिए, वो जो है ऑप्शन 100% राइट होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आँख बंद करके आप इसको टिक कर सकते हैं जहाँ पर छात्रों को अवसर देने की बात होनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक रचनावादी गणित की कक्षा की विशेषता नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकता है, जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। आपको बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि गणित की रचनावादी कक्षा का नहीं हो सकता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। फटाफट से आंसर कर दीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि गणित की रचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता इसको नहीं माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे सारे के सारे, बहुत ही बार पूछे गए आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि सभी के 10 के 10 क्वेश्चन सही निकले होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। इसका देखिए सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्याम पर से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। तो निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे
कौन सा कार्य एक गतिविधि है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ किया था तो आपका गलत आंसर हो गया होगा। अब रही बात इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है, तो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ये जो आपकी 10 क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पर मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर। इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप लिखेंगे मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप, आपके सामने इस प्रकार का लोगो बन के आएगा नीला नीला। इसको इसी के ऊपर आपको टिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी मिलने वाले हैं। साथ में यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की पीडीएफ और सीटेट के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स जो कि फ्री और पेड दोनों ही प्रकार से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की जो भी किताबें एनसीईआरटी की वो आपको दोनों ही माध्यम में मिलने वाली हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की तो आपको यहीं पर उपलब्ध कराई गई हैं बिल्कुल फ्री में। साथ-साथ में हिमांशी मैम के जो भी नोट्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो जिनको भी सीटेट पास करना है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ऐप मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। चलिए जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।